हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल राजेंद्र सम्राट एकेडमी। वंस अगेन स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 2 क्लास 9th का जो हिस्ट्री का चैप्टर है उसका सेकंड पार्ट। चैप्टर 2 का जो है सेकंड पार्ट रूसी क्रांति। अभी तक हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा सारी घटनाएं, अब उसके बाद हम पढ़ रहे हैं रूसी क्रांति सेकंड पार्ट। ठीक, यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देश में से एक रूस में यह समीकरण उलट गया था। ठीक है ना, यूरोप के सबसे जो पिछड़ा औद्योगिक देश था उसमें एक समीकरण पलट गया था। समीकरण पलट जाना मतलब जैसे कुछ धारणा अलग रही होगी और उसके बाद में क्या होगा, देखने के बाद वो कुछ और पाई गई। ठीक, समय परिवर्तन होते ही वो कुछ और परिवर्तन उसमें देखने को मिला। 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया और फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति कहा जाने लगा। 1917 में जो अक्टूबर के महीने में क्रांतियां हुई थी उन्हीं को क्या कहा जाता है, अक्टूबर क्रांति। ठीक, अक्टूबर रेवोल्यूशंस। ऐसा कैसे हुआ? क्रांति के समय रूस के सामाजिक और राजनीतिक हालात कैसे थे? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आए क्रांति से कुछ साल पहले की स्थितियों पर नजर डालें। कह रहा है कि रूस में जो ये सारी घटनाएं घटी, कैसे घटी, क्यों हुआ, आखिर उसकी कुछ वजह हुई होगी ना। कोई घटना घट रही है तो उसका भी कोई कारण होगा जिस कारण से ऐसी घटनाएं घटी। तो कह रहे हैं कि उनके बारे में हम जानने के लिए कुछ साल पीछे जाएंगे। ठीक, फ्लैशबैक में सारी हिस्ट्री हम देख के आएंगे तो पता चल जाएगा ये कहानियां कैसे घटी। 2.1 रूसी साम्राज्य 1914 1914 में। ठीक है ना, रूसी साम्राज्य जो है कि 1914 में किस हालात में था उसके बारे में कहानी 17 की बात थी, 3 साल पीछे जाके ये कहानियाँ बताया जा रहा है। तो इसमें कहता है 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। जार निकोलस जो राजा था, निकोलस वो द्वितीय था, सेकंड राजा था। ठीक है ना, उसका शासन था। मॉस्को के आसपास पड़ने वाले भू क्षेत्र के अलावा आज का फिनलैंड, लताविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन और बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के अंग थे। ठीक है, आज जो यूक्रेन लड़ रहा है, अलग से देश बना हुआ, वो पहले किसका हिस्सा था? रूस का ही हिस्सा था। कौन कौन थे रूस के हिस्से? लताविया, फिनलैंड, लिथुआनिया, एस्टोनिया और पोलैंड, यूक्रेन एवं बेलारूस के कुछ हिस्से क्या थे? रूसी साम्राज्य का ही अंग था। यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला था। ये साम्राज्य जो था प्रशांत महासागर तक फैला था। पूरा बहुत बड़ा प्रशांत महासागर है, वहाँ उसके किनारे तक ये फैला हुआ था। यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था और आज के मध्य एशिया राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया व अजरबैजान भी इसी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। मतलब यहाँ तक ये जो देश है सारा, ये सब किस में था? रूसी साम्राज्य के अंदर ही आता था। रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुत लोग थे। अब इसमें देखेंगे हम, ये सारा देश जो राज्य जो आज देश अलग अलग बटे हुए हैं, ये किस में था? रूस साम्राज्य के अंदर ही था। यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें मैप में तुम्हारे दिया हुआ है, ग्रीन कलर का रूसी साम्राज्य है और जर्मनिया है, ये जर्मनी है, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, काला सागर, ऑटोमन, ये सारे साम्राज्य दिए गए हैं। देखो, बाकी यहाँ तक ये क्या था? काला सागर तक अगर देखेंगे और यहाँ तक देखें तो ये क्या था? सब रूस था। इसी के बाद ये सब अलग अलग टुकड़ों में बढ़ता गया। ठीक है ना, अगर टुकड़ों की बात करें तो ये यहाँ के अलग अलग हिस्से, टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे, ये सब अलग अलग बन गए हैं। ठीक है, आसपास के टुकड़े अगर इसको आज के मैप में, वर्ल्ड मैप में देखा जाए तो ये जितना ग्रीन देख रहे हैं ना, ये सारा टुकड़ों में बटा हुआ है। ठीक, वर्ल्ड मैप में जो ग्रीन वाला देख रहे हो उसमें अलग अलग यूक्रेन वगैरह ये सारी चीज़ें बटी हुई हैं। अब कह रहा है कि इसमें क्रिश्चियनिटी में थे। ठीक है, सब ईसाई धर्म में चले गए थे। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया कि लेकिन इस साम्राज्य के तहत रहने वाले कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध भी शामिल थे। इस साम्राज्य में कौन कौन से थे? बौद्धिस्ट भी थे, मुस्लिम भी थे और प्रोटेस्टेंट वो चर्च वाले भी थे और कैथोलिक चर्च वाले भी थे। अलग अलग सारे समाज के लोग इसमें थे। कहाँ? रूसी साम्राज्य में। अर्थव्यवस्था और समाज, अगली हेडिंग हमारी अर्थव्यवस्था और साम्राज्य। ठीक ना, समाज मतलब सोशल। इससे पहले वाले पॉइंट में हमने राष्ट्रीय एकता और सामाजिक,
रूढ़िवादी, परिवर्तनवादी, उदारवादी, इन सब के बारे में हमने पढ़ा है लास्ट चैप्टर, अभी इसके लास्ट पॉइंट में 1.1 में, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या है कि हम इसके बाद आगे कहानी हम पढ़ रहे हैं, ठीक। वहाँ समाज को कैसे बनाया गया, रूढ़िवादी क्या थी उनकी मानसिकता, और समाजवादी कैसे थे, परिवर्तनवादी कैसे थे, और राष्ट्रवादी कैसे थे, इन चारों पॉइंट पे हमने फोकस किया था इससे पहले वाले पॉइंट में, पार्ट में। अब इसमें हम ये सारे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आता है अर्थव्यवस्था और समाज। अर्थव्यवस्था वो होती है जहाँ से दो पैसा इनकम आने का स्रोत बने, ठीक है ना। इनकम आने का इकोनॉमिक बेस होता है, जहाँ से हम कुछ दो पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। और समाज होता है लोगों के लिए। वहाँ पे देखते हैं इसमें क्या क्या घटनाएं घट रही थी। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेतीबाड़ी से जुड़ गया था। अब क्या हुआ कि जब व्यापार नहीं चल रहा था ना, कब बंद होने लगे व्यापार, तो बहुत बड़ा जो आबादी का हिस्सा था वो कहाँ जुड़ गया था, रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर थी। मतलब 85% लोग कहाँ आ गए, खेती करने लगे। 15% समाज बचा जो सिर्फ बिजनेस उद्योग में थे। बाकी ज़्यादा लोग कहाँ आ गए, खेती करने के लिए। यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था। अभी तक यूरोप के एरिया में इतनी बड़ी जनसंख्या जो कि खेती के लिए निर्भर नहीं हुई थी खेती पर। उदाहरण के तौर पर फ्रांस और जर्मनी में खेती पर निर्भर आबादी 40 से 50% से ज़्यादा नहीं थी। रूसी साम्राज्य के किसान अपनी ज़रूरतों के साथ साथ बाजार के लिए भी पैदावार करते थे। रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक था। रूस गेहूं वगैरह का बहुत बड़ा निर्यातक था, बहुत अनाज वगैरह वो सप्लाई किया करता था। पंजाब है, ठीक है। पंजाब में क्या करते हैं लोग, अपने लिए तो पैदा करते हैं गेहूं चावल, ठीक है, लेकिन बेचते भी हैं। पंजाब हरियाणा में बहुत कम सब नौकरी करते हैं, ज़्यादा नौकरी के पीछे नहीं भागते हैं, ठीक है। उनके पास, जिनके पास बड़ी बड़ी खेतियाँ हैं, वो अपनी खेती में ही पूरी मेहनत करते हैं, और जो उनके गल्ले वगैरह होते हैं अनाज, उसको अपने लिए रख लेते हैं, बाकी हिस्सा क्या करते हैं, बेच देते हैं, उससे पैसा कमाते हैं, मोटा पैसा, ठीक। तो ये लोग भी मार्केट के लिए क्या करने लगे, बनाने लगे। इतना अपने तो बोके खाने के लिए रखा पूरे साल का, और बाकी जो बचा वो खेत में उसको बेच दिया, मार्केट में बेच दिया। मार्केट में लोगों को मिला तो कोई पैकेट का करके बेच रहा है, कोई कैसे बेच रहा है, कोई उसको रिप्रोड्यूस कर रहा है, दोबारा से किसी चीज़ में यूज़ कर लिया, नया प्रोडक्ट बना दिया, चीज़ें वगैरह बना दी, खाने की अलग अलग बना दी आइटम, ठीक। तो वहाँ से भी मनी जनरेट की उन्होंने। उद्योग बहुत कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मास्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मास्को ये क्या है, बहुत प्रमुख इलाके थे जहाँ पे क्या हुआ करती थी, खेतीबाड़ी, ठीक, औद्योगिक क्षेत्र थे, सॉरी। हालांकि ज़्यादातर उत्पादन कारीगर ही करते थे, ज़्यादातर प्रोडक्शन जो करते थे वो कारीगर ही करते थे। लेकिन कारीगरों की वर्कशॉपों के साथ साथ बड़े बड़े कल कारखाने भी मौजूद थे, ठीक है ना। फैक्ट्रियां भी उनके साथ मौजूद थी, बड़ी बड़ी। बहुत सारे कारखाने 1990 के दशक में चालू हुए थे, जब रूस के रेल नेटवर्क को फैलाया जा रहा था। जब रूस में रेल नेटवर्क बन रहा था तभी क्या है, ये बहुत सारे उद्योग धंधे चालू हो गए थे। उसी समय रूसी उद्योग में विदेशी निवेश भी तेज़ी से बढ़ रहा था। अब रूस में क्या है कि बाहर की कंपनियां आके इन्वेस्ट कर रही थी, जैसे इंडिया में अभी हो रही हैं। बताया था ना, कुछ दिन पहले बताया था आपको कि जैसे एप्पल कंपनी आके इंडिया में इन्वेस्ट करना शुरू कर दी है ना, और बड़ी बड़ी वीवो हो गई, नोकिया जैसी कंपनी, सब विदेश की बहुत सारी कंपनी, सैमसंग आके इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है ना। तो ये सब निवेश कर रही हैं, जिससे क्या हो कि यहाँ पर रोजगार वगैरह बढ़ रहा है, ठीक है। तो रूस में भी यही हुआ, रूस में भी बाहर की कंपनी आके इन्वेस्ट करने लगी। इन कारकों के चलते कुछ ही सालों में रूस के कोयला उत्पादन में 2 गुना और स्टील उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हो गई। कोयला प्रोडक्शन में 2 गुना और स्टील प्रोडक्शन में कितना हो गया, 4 गुना वृद्धि होने लग गई, क्योंकि नई नई कंपनियां आने लगी। जहां 1 लोग प्रोडक्शन करते तो वहां 4 लोग आ गए, ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा। सन 1900 तक कुछ इलाकों में तो कारीगरों और कारखानों मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो चुकी थी, कि कुछ इलाकों में 1900 में जितने कारीगर थे उतने ही मजदूर थे, ठीक, दोनों संख्या बराबर हो गई। कारखानों, कह रहे कारीगरों और कारखानों की, कह रहे कि जितने कारखाने थे उतने मजदूर भी हो गए। फैक्ट्रियाँ जितनी बड़ी थी उससे ज़्यादा मजदूर ही हो गए थे लगभग। कब, 1900 में। ज़्यादातर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थी। भाई जो फैक्ट्रियाँ डालता है वो पैसे वाला ही होता है, पूंजीपति होता है, मालिक ही होता है, बड़े बड़े पैसे वाले होते हैं। मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता रहे और काम की पाली के घंटे निश्चित हों,
इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग बड़ी फैक्ट्रियों पर नज़र रखते थे। पहले हुआ क्या करता था कि लोग, टाइमिंग का कोई लेवल नहीं होता, 10 घंटे 12 घंटे 18 घंटे तक घटा देते थे, काम करवा लिया करते थे, और सैलरी वही 10-12 घंटे, 10 घंटे की 8 घंटे की देनी थी। इसके लिए सरकारी जो कंपनियां थी वो लग गई थी कि कौन सा फैक्ट्री वाला, कौन सी कंपनी वाला कई घंटे ज़्यादा मजदूरी करा रहा है। तो कुछ मजदूरों को भी वो हड़का दिया करते थे कि अगर कोई इंक्वायरी आए तो सिर्फ इतना ही कहना कि हम 8 से 10 घंटे काम करते हैं, इतना ज़्यादा काम नहीं, सैलरी हमें इतनी मिलती है। उन्हें ये डर था कि कहीं अगर मजदूरों ने कह दिया 18 घंटे काम करते हैं और इतनी सैलरी मिलती है, ओवर टाइम कुछ मिलता ही नहीं, तो कंपनी ताला लग जाएगा, सील हो जाएगी। और फिर उनको मालिक ये हड़का देते थे कि अगर कंपनी सील होगी तो काम करने कहाँ जाओगे, फिर घूम भटकते रहोगे, ज़िंदगी भर काम नहीं मिलेगा। भाई गरीब थे, किसी तरह उन्हें काम मिला था, अब वहाँ से भी छोड़ देंगे, एक रोज़गार का धंधा भी उनका ख़त्म हो जाएगा, फिर जाएंगे कहाँ बेचारे। इसलिए वो बेचारे डर से मरता क्या नहीं करता वाली बात वो बोल दिया करते थे। तो सरकारी कंपनियां आया करती थी, इंक्वायरी करके चली जाया करती थी। धीरे 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 फिर कहते हैं ना, जासूस वगैरह लगा के उन्होंने इंक्वायरी करके तब जाके पकड़ा और कंपनियों को सही टाइमिंग कराया। लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियमों के उल्लंघन को रोक पाने में नाकामयाब रह गए। ठीक है, वही सारी चीज़ें बताया। कारीगरों की इकाइयों और वर्कशॉपों में काम की पाली क्रमशः प्राय 15 घंटे तक खींची जाती थी, जबकि कारखानों और मजदूर आमतौर पर 10 से 12 घंटे की पाली में काम करते थे। 15 घंटे वहाँ खींच दिया करते थे, यहाँ सिर्फ 10 से 12 घंटे। मजदूरों के रहने के लिए भी कमरों से लेकर डॉर्मिटरी तक तरह तरह की व्यवस्था मौजूद थी। अब जो मजदूर थे 15 घंटे काम करने के बाद उन्हें क्या रहने के लिए भी जगह दी जाती थी, खाने के लिए भी दिया जाता था, सारी फैसिलिटी लगभग वहीं दी जाती थी। क्योंकि होता क्या था, जो लोग हुआ करते थे तो मजदूर जो थे कि उनकी व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सारा खाने पीने की सुविधाएं वो करते थे। तो जब इतना कहते हैं ना, कभी कभी काम काज मिल जाता है, कहते हैं खाने को भी है, रहने को भी है, सारी व्यवस्था ही है, हाँ कंपनी खाना देती है, सब कुछ खिला पिला के बचत हमें इतना दे देती है, तो उन्हें लगता है हमें ज़्यादा बच रहा है, लेकिन वो अपनी वैल्यू नहीं जान पाते। और फिर बेचारे मजदूर वर्ग थे, कभी उन्होंने सही से कमाया धमाया नहीं था, तो जो भी काम मिलता था वो उसमें मजबूरी में कर लिया करते थे, क्योंकि उस टाइम समाज धीरे धीरे खेती के अलावा कोई दूसरा काम करना सीखा था उन्होंने। सामाजिक स्तर पर मजदूर बांटे हुए थे। कुछ मजदूर अपने मूल गांवों के साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए हुए थे। बहुत सारे मजदूर स्थायी रूप से शहरों में ही बस चुके थे। जैसे शहरों में कुछ मजदूर आके काम करने लगे, जैसे हम लोग हैं शहरों में आके दिल्ली में, धीरे धीरे गांव से आके हम लोग यहाँ बस गए हैं, अपना कमरा खरीद लिया, अपना रहने लगे, तो अपना एक कल्चर अलग बना लिया गाँव वाला। अब 2-4 लोग अपने आड़े उड़े वाले मिल गए तो उनको भी बसा लिया है। कोई मद्रास का मिल गया, कोई हरियाणा का मिल गया, कोई बंगाल का मिल गया। जो बंगाली जहाँ पे होगा उसका 4-5 घर देखो बंगाली होगा आसपास। मद्रासी जहाँ है तो उसका 1-2 गली मद्रास वाले हैं। ऐसे ही करके सब बसे पड़े हुए हैं। मतलब एक इकोसिस्टम क्लाइमेट बना लिया उन्होंने अपना आसपास का, कि हमारे जैसे लोग आसपास हो जाएं ताकि अच्छा रहे। लड़े झगड़े फिर भी क्या है, सब आसपास ही रहते हैं। तो पता चलता है कि ये मोहल्ला, ये एरिया क्या है, ये गली एक राज्य वालों की है। तो वैसे ये लोग भी कुछ शहरों में आके बस गए, काम करने लगे। उनके बीच योग्यता और दक्षता के स्तर पर भी काफ़ी फ़र्क था। अब जो अच्छे योग्य थे, अच्छे पढ़े लिखे थे, तो उनका भी फ़र्क था। अलग अलग क्लास थी, हाई लेवल, लो लेवल करके ऐसे पढ़ाया जाता था, उनको बांट दिया जाता था। सेंट पीटर्सबर्ग के एक धातु मजदूर ने कहा, धातुकर्मी मजदूरों में खुद को साहब मानते थे। जो लोहे का काम करने वाले थे ना, जो स्टैंडर्ड काम, जिनकी थोड़ी सी ज़्यादा डिमांड होती थी, जिनकी थोड़ी तारीफ ज़्यादा हो जाए, वो अपने आप को साहब समझते थे, है ना। जैसे हमने एक फैक्ट्री खोल दी जिसमें खाली किसी को काम मिल गया सिर्फ इंक्वायरी करने का, और उसके नीचे सारे मेहनत वाले ज़्यादा काम कर रहे हैं। जो कम काम करके ज़्यादा सैलरी लोग, उसको कहेंगे साहब हैं। वो अपने आप को मालिक समझ लेता है, होता है ना। जैसे मैनेजर लोग होते हैं, मैनेजर और सुपरवाइज़र होते हैं। सुपरवाइज़र की सिफारिश कर रहे होते, काम लगवा दे भाई, कहता है बोतल पिला तो काम लगवाएंगे, है ना, खर्चा कर तो काम करवाएंगे। बट ये सब चीज़ें गलत है, देख नहीं करनी चाहिए। वो बेचारा मजदूर वर्ग है, कहाँ से आया, बेचारे को खाने को नहीं है, रहने को नहीं है, काम के लिए तो उसका फ़ायदा उठा लेते हैं लोग, तो इस सिफारिश वगैरह करते हैं, तो वो साहब बन जाते हैं। उनके काम में ज़्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की ज़रूरत जो रहती थी।
अब उन्हें साहब क्यों, जैसे IITians होते हैं, किसी फैक्ट्री में काम करने जाओ, कंपनी में काम करने जाओ, जो IIT वगैरह करके आए होते हैं तो वो प्रशिक्षित होते हैं काम करने में, इंजीनियर एक तरह से उन्हें माना जाता है, और मजदूरी जो कर रहे होते हैं वो कहते हैं साहब आए हैं, है ना, क्योंकि वो सीख पढ़ के आए हुए हैं अच्छे से, उनको सिखाया गया काम कैसे करते हैं, वो अपने आप को साहब हो गए। और जो मजदूर होगा वो जाके कहेगा साहब ये काम कर दो। बाप की उम्र का हो चाहे कैसा भी हो, टैलेंट के ऊपर बात होती है, पढ़ाई लिखाई के ऊपर बात हो रही है, साहब गुण देखा जा रहा है। 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या 31% थी, लेकिन उन्हें पुरुष मजदूरों के मुकाबले कम वेतन मिलता था। अब यहाँ एक और समस्या पैदा हो गई कि जो साथ में गांव देहात से महिलाएं आई थी, कहती थी हम भी क्या करेंगे, हम भी साथ में चलते हैं, 10 रुपये मिल रहा था, 10-10-20 हो जाएगा। बट समस्या ये थी कि पुरुष को तो 10 रुपये मिल रहा था, महिलाओं को 8 ही रुपये देते थे, या तो 7 रुपये ही दिया करते थे। अब काम उतना ही कर रही हैं, कहते महिलाएं हैं, महिलाओं की मानसिकता ये बना दी कि ये कम काम करेगी, तो इसलिए उन्हें कम वेतन दिया जाता था। मर्दों की तनख्वाह के मुकाबले आधे से 3/4 तक मजदूरों के बीच मौजूद फासला उनके पहनावे और व्यवहार में भी साफ दिखाई देता था। यद्यपि कुछ मजदूरों ने बेरोजगारी या आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए संगठन बना लिए थे, लेकिन ऐसे संगठन बहुत कम थे। अब मजदूरों ने भी क्या किया, एक कमेटी बना ली आर्थिक मदद करने के लिए। जैसे क्या होता है छोटे छोटे एरिया में क्या करते हैं, पैसा जिसके पास नहीं होता, 1000 रुपये डाल के तो एक महीने में 10,000 रुपये हो जाता है, तो 10-12 लोगों का कमेटी बना लेते हैं, जितने लोग उतने 1000, जरूरत पड़ी अगले महीने 12,000 का काम वो कर लेगा, फिर 1000 रुपये डालता करेगा, ये आसान हो गया उसके लिए, है ना। या तो जो थोड़ा ज़्यादा पैसा करता है वो लाखों रुपए तक की कमेटी कर लेता है। ये आर्थिक मदद करने के लिए वो ग्रुप बना लेते हैं सब। इन विभेदों के बावजूद जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था या उन्हें मालिकों से कोई शिकायत होती थी तो मजदूर एकजुट होकर हड़ताल भी कर लेते थे। अब इन्होंने यूनियन बना लिया, ठीक है ना। अब यूनियन के ग्रुप में अगर कोई उनका उसको निकाल दिया जाता था कामकाज से, तो वो क्या करते थे, हड़ताल कर लेते थे। ठीक, चक्का जाम कर दिया, हड़ताल कर दी कि आज काम नहीं होगा। अब उनका काम नहीं करते थे मजदूर, तो क्या हो जाता था, उससे नुकसान है कि नहीं। फैक्ट्री बंद, काम बंद, प्रोडक्शन बंद, और पैसा कमाओ फिर कहाँ से आएगा। कितने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक हैं, अगर मजदूर काम ना करे तो फैक्ट्री बेकार है। 1896 से 1897 के बीच कपड़ा उद्योग में और 1902 में धातु उद्योगों में ऐसी हड़तालें काफ़ी बड़ी संख्या में आयोजित की गईं। अब हड़तालें बढ़ने लग गई, एक बार हो गई तो समझो वो बार बार हड़ताल होगी। मजदूर उसमें अपना काम मनवाने के लिए करते थे ऐसा। देहात की ज़्यादातर ज़मीन पर किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्तियों पर सामंतों, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। ठीक है ना, इस पे जो सामंत वगैरह लोग थे उनका कब्जा था। मजदूरों की तरह किसान भी बटे हुए थे। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दिया जाए तो वे सामंतों और नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। ठीक है, अगर उन्हें देखा जाए धार्मिक स्वभाव के थे और किसान जो थे, इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दिया जाए तो सामंत और नवाबों की कोई वो इज्जत नहीं करते थे, मानते नहीं थे, निकल यहाँ से, वैल्यू नहीं समझते थे, क्योंकि किसान वो मेहनत करते थे। नवाबों और सामंतों को जो सत्ता और हैसियत मिली हुई थी वह लोकप्रियता की वजह से नहीं, बल्कि जार के प्रति उनकी निष्ठा और सेवाओं के बदले में मिली थी। सामंत और नवाबों को जो इज्जत, जो पदवी मिली थी, वो लोगों की वजह से नहीं मिली थी, वो सिर्फ राजा की दया से, राजा की चापलूसी करने से उन्हें मिल गई थी। कुछ लोग होते हैं ना, काबिल नहीं होते, चापलूसी करते रहते हैं, उनको पद मिलते जाते हैं, पैसा मिलता है, पद मिलता है, लेकिन जो लायक होता है वो पीछे रह जाता है। यहाँ की स्थिति फ्रांस जैसी नहीं थी। मिसाल के तौर पर फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ब्रिटेनी के किसान न केवल नवाबों का सम्मान करते थे, बल्कि उन्होंने नवाबों को बचाने के लिए बाकायदा लड़ाइयाँ भी लड़ी थी। ब्रिटेन में क्या था कि ब्रिटनी में कि नवाबों को उन्होंने सपोर्ट ही नहीं किया, बल्कि उनको अगर लड़ाइयों में बचाने के लिए कभी झगड़ा लड़ाई हो जाती तो किसान उनको सपोर्ट किया करते थे। यहाँ पे तो मतलब ही नहीं है फ्रांस में। इसके विपरीत रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों की ज़मीन छीनकर किसानों के बीच बांट दी जाए। जो रूस के जो किसान होते थे, वो जो नवाब लोग होते थे ना, वो कहते थे मिलके एक दिन इसको, जैसे बास्तीन का किला उड़ा दिया था, ठीक है ना, मिल बांट के ईंट वीट सब गायब कर दी उन्होंने। ऐसे ही वो चाहते थे कि नवाबों की भी ज़मीन छीन के अपने कब्जा कर लें। वहाँ नवाबों की कोई वैल्यू नहीं थी यहाँ, लेकिन यहाँ पे जो थी
वो नवाबों की क्या करते थे, वैल्यू रखते थे। कहाँ पहुँचा? बहुधा वह लगान भी नहीं चुकाते थे और वो लगान भी नहीं देते थे। कई जगह तो जमींदारों की हत्या भी की जा चुकी थी। 1902 में दक्षिणी रूस में ऐसी घटनाएं बड़े पैमाने पर घटी। 1905 में तो पूरे रूस में ही ऐसी घटनाएं घटने लगी कि टैक्स तो देते नहीं थे और जो जमींदार होते थे उनको मार भी दिया करते थे। क्या वो उनसे टैक्स लिया करते थे ना, कहते थे टैक्स नहीं देंगे, ज़्यादा बोलेगा मारेंगे भी, और वो टैक्स नहीं देते थे, ज़्यादा बनता था तो उन्हें सूली पे भी लटका देते थे, मार के फेंक देते थे। तो धीरे धीरे ये घटनाएं तो शुरू हुई 1902 में, लेकिन 3 साल में ये पूरे रूस में फैल गई थी। रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक और लिहाजा से भिन्न थे। यहाँ के किसान समय समय पर सारी ज़मीनों को अपने कम्यून जो इनका होता था, मीर मतलब मालिक हुआ करता था, को सौंप देते थे और फिर जो कम्यून ही प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के हिसाब से किसानों को ज़मीन बांटता था। जैसे कि एक बार उनको इतनी ज़मीन मिल गई, अगली बार उन्हें जो ज़मीन मिल रही है उसकी ज़रूरत उन्हें ज़्यादा है, परिवार में खाने वाले ज़्यादा हो गए, जैसे शादी वादी कर दी 2-3 बच्चों की, ठीक है, अब 2-3 बहू एक्स्ट्रा आ गई, जहाँ 6 लोग खाने वाले थे वहाँ 10 लोग हो गए। तो अब वो जो उनका मालिक हुआ करता था वो ज़मीन का एरिया बढ़ा के उनको दे देता है, ठीक है। फिर जब खेती खत्म हो जाती है तो वापस सारी ज़मीन एक ही में मिल जाती है, फिर वापस में सबको बड़ा बड़ा हिस्सा जिस हिसाब से ज़रूरत होती है उसको उसी हिसाब से दे दिया करता था। बॉक्स में देखते हैं, उस समय के समाजवादी कार्यकर्ता अलेक्जेंडर शल्यनिपिनको के वक्तव्य से पता चलता है कि बैठकें कैसे आयोजित की जाती थी। एक एक कारखाने और दुकान में जाकर प्रचार किया जाता था, अध्ययन चक्र भी लगाए जाते थे और संबंधित मामलों पर कानूनी बैठकें भी बुलाई जाती थी। लेकिन इस गतिविधि को मजदूर वर्ग की मुक्ति के व्यापक संघर्ष में बड़ी निपुणता से पिरोया जाता था कि ये जो मजदूर वर्ग है उसके मुक्ति के लिए, आज़ादी के लिए ये लोग ऐसे कर रहे हैं, बताते थे। गैर कानूनी बैठकें ज़रूरत के वक्त फ़ौरन आयोजित कर ली जाती थी, लेकिन लंच के दौरान शाम को फाटक के बाहर यार्ड में या कई मंजिला इमारत की सीढ़ियों में व्यवस्थित ढंग से बैठकें आयोजित की जाती थी। कहीं पे भी उन्हें टाइम मिलता था वो अपना उस टाइम में बैठक कर लिया करते थे। सबसे जागरूक मजदूर दरवाजे के पास प्लग का काम संभालते थे। जो सबसे मतलब एक्टिव होता था वो दरवाजे के बाहर होता था कि कोई आ रहा है जा रहा है, वो मेन काम गेट पे होता था। जो एक्टिव होता वो तुरंत वहीं खड़ा नहीं होता गेट पे, अंदर मीटिंग चली वहाँ पे तुरंत, जैसे बोर्ड एग्जाम में नकल वगैरह जब होती हैं, वो एक बच्चा होता है या कोई वैसा इंसान खड़ा होता है गेट पे, टीचर होता है, अगर बच्चों को नकल मार रहे हैं या अपना कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो वो क्या करते हैं, बस हल्का सा खटखटा देते हैं, इशारा कर देते हैं, उतने में सब समझ जाते हैं कि आ गए और वो सब अपनी जगह अलर्ट हो जाते हैं। ठीक वैसे ही गेट पे यहाँ पे भी खड़ा हुआ करता था और मुहाने पर पूरी भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। यहाँ पे क्या काम संभालते थे और ये मुहाने पर सारी भीड़ इकट्ठा होती थी। वहाँ सबके सामने एक आंदोलनकारी खड़ा होता था। मालिक टेलीफोन पर पुलिस को इस बारे में जानकारी देते थे, लेकिन जब तक पुलिस पहुँचती थी तब तक भाषण पूरे हो चुके होते थे और ज़रूरी फैसले के लिए जाते थे। जब तक वो झुंड इकट्ठा करते और बैठक करते, मीटिंग करते, एकदम अटेंडेंस में मीटिंग कर लेते थे और मालिक को पता लगा, मालिक ने फ़ोन किया पुलिस आ रही है, पुलिस जब तक आती उससे पहले ही सारा मामला ख़त्म, वो सब अपने काम पे चले जाते। और फिर उसके बाद क्या होता था, जो उस मीटिंग को सही रूप देने के लिए जो प्लानिंग थी उसको करने के लिए, ठीक है ना, क्रिएटिविटी देने के लिए अब उसको तैयार हो जाते थे। इस तरह से ये काम किया करते थे। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी 2.3 रूस में समाजवाद। अब रूस में समाजवाद, अभी तो मजदूरों को लेके हुआ, उसमें धरना प्रदर्शन हुआ, हड़तालें हुई, उनकी बैठकें हुई। अब जो है कि वो क्या कर रहे हैं कि समाजवाद आगे बढ़ा रहे हैं। रूस में समाजवाद चल रहा है। 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैरकानूनी थी।
1914 से पहले जो राजनीतिक पार्टी ग्रुप बनते थे, संगठन बनते थे, वो क्या थे, गैर कानूनी माने जाते थे। लेकिन मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, रूस सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया था। अंडरलाइन कर लेना, ठीक। ये 1898 में बनाई गई थी। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी वर्कर्स पार्टी, रूस सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया गया था। सरकारी आतंक के कारण इस पार्टी को गैरकानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ता था। इस पार्टी का एक अखबार निकलता था। उनसे मजदूरों को संगठित किया था। उसने मजदूरों को क्या किया था, एकत्रित किया था, संगठित किया था और हड़ताल आदि कार्यक्रम आयोजित किए थे और न्यूज़पेपर में छाप के निकालते थे हड़ताल होगी, मजदूरों के लिए ये, मजदूरों के लिए वो। न्यूज़पेपर ही सबके लिए क्या होता है, बेनिफिट होता है। न्यूज़ क्या होती है, आजकल तो न्यूज़ बकवास आती है, फालतू की न्यूज़। पहले हुआ करता था, न्यूज़ों में लोगों का समर्थन किया जाता था, ठीक है ना, आंदोलन वगैरह ये सब छपता था, जिससे लोग पढ़ने वाले होते थे, वो पढ़ के, अब जैसे हम पढ़ लिए, आप लोगों को समझा रहे हैं, ठीक। ऐसे ही वो क्या किया करते थे, जो वहाँ उस टाइम पाठक वर्ग था पढ़ता था और जो अनपढ़ गवार लोग हुआ था उनको समझा देता था कि ये लिखा है पेपर में, अब चलो कल लड़ाई होगी, कल हड़ताल होगी, बस सब तैयार हो जाते थे। कुछ रूसी समाजवादियों को लगता था कि रूसी किसान किस तरह समय समय पर जमीन बांटते हैं, उससे पता चलता है कि वह स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले लोग थे, कि वो जो लोग थे वो कौन सी भावना लेके चलते थे, समाजवादी, ठीक है ना। इसी आधार पर उनका मानना था कि रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसान की क्रांति की मुख्य शक्ति बनेंगे, कि मजदूर नहीं किसान की क्रांति होगी। कह रहा है कि मजदूर की नहीं होने वाली है, किसान की क्रांति मुख्य बनेगी। वे क्रांति का नेतृत्व करेंगे और रूस बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा जल्दी समाजवादी देश बन जाएगा। तो उन्होंने कहा कि दूसरे देश के मुकाबले क्या है, रूस जल्दी क्या होगा, समाजवादी बन जाएगा। 19वीं सदी के आखिर में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफ़ी सक्रिय थे। सन 1900 में उन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, अंडरलाइन कर लेना, समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन कर लिया। इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और मांग की कि सामंतों के कब्जों वाली ज़मीन फौरन किसानों को सौंप दी जाए। जो जमींदार वगैरह थे जिनके पास कब्जे में ज़मीन थी, कहा उनसे छीन के, जिनके पास नहीं उनको बांट दी जाए, ताकि वो भी अपना कुछ लहसुन प्याज बो के खा सके, कुछ ना कुछ तो बो सके, ठीक है। किसानों के सवाल पर सामाजिक लोकतंत्र सोशल डेमोक्रेट्स खेमा समाजवादी क्रांतिकारियों से सहमत नहीं था। अब ये जो था खेमा, जो समाजवादी क्रांतिकारियों से सहमत नहीं था, लोकतंत्रवादी जो था उससे, ये समाजवादी क्रांतिकारियों के इनसे संतुष्ट नहीं था। वो लेनिन का मानना था, यहाँ पे लेनिन महोदय हैं, इनका मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं है। कह रहे कि किसान एकजुट नहीं है, एक मत नहीं है, वे बटे हुए हैं। कह रहे हैं कि वो बटे हुए हैं। कुछ किसान गरीब थे तो कुछ अमीर, कुछ मजदूरी करते थे तो कुछ पूंजीपति थे जो नौकरों से खेती करवाते थे। इन आपसी विभेदों के चलते वे सभी समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते। समाजवाद मतलब सब एक समान हो। यहाँ पे तो क्या था, कुछ अमीर वर्ग किसान थे, कुछ गरीब वर्ग थे, ठीक है, और कुछ उसमें ऐसे थे जो किसान तो थे ही, वो ज़्यादा अमीर किसान थे, उनके खुद किसान मजदूर लगा करते थे, ठीक। तो इस हिसाब से उन्होंने कहा कि इसमें भेदभाव है, तो ये सही नहीं होगा, इसे सही नहीं माना जा सकता, ठीक, नहीं, हिस्सा नहीं हो सकते थे। संगठनिक रणनीति के सवाल पर पार्टी में गहरे मतभेद थे। अब संगठित होने में इसमें जो सवाल थे वो आपस में ही गहरे क्या थे, मतभेद थे। टाई अप नहीं कर रहा था, कोऑपरेट नहीं कर रहे थे एक दूसरे के साथ, है कि नहीं। व्लादिमीर लेनिन बोल्शेविक खेमे के मुखिया सोचते थे कि जार राजा शासित रूस के दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या व स्तर पर उसका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा खेमा मैनेशेविक मानता था, जो दूसरा खेमा मैनेशेविक था वो मानता था कि पार्टी में सभी को सदस्यता दी जानी चाहिए।
ये लेनिन मानते हैं कि सबको सदस्यता नहीं देनी चाहिए और सबका कंट्रोल होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि नहीं, सभी को सदस्यता देनी चाहिए, सारे मालिक हो जाने चाहिए पार्टी के। उसके बाद आता है 2.4 उथल पुथल का समय। अब क्या हुआ, जब इतने मतभेद होने लगे सारी चीज़ें, तो अब उथल पुथल की घटना शुरू होने लगी। उथल पुथल 1905 में होने लगा, जब क्रांतियाँ शुरू हो गई थी। उथल पुथल का समय 1905 की क्रांति महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, हर जगह इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, यहाँ से लेके आगे भी 1905 की जो क्रांति है बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। इसमें कई कई घटनाएं हो जाती हैं। रूस एक निरंकुश राजशाही था। राजशाही रूस में क्या है, निरंकुश राजा का एकदम वो किसी की सुनता ही नहीं था, जो राजा था एकदम अपनी मनमानी। अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी की शुरुआत में ही जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था, संसद के ये अधीन नहीं था। उदारवादियों ने इस स्थिति को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई। जो उदारवादी थे वो कहते थे ये गलत है कि राजा अपना मनमानी करे, तो लोकतंत्र कहाँ से रह गया। उदारवादियों ने कहा इसे हटाना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा कि मतलब ये राजतंत्र खत्म हो। 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेटिक और समाजवादी क्रांतिकारियों को साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफ़ी काम किया। अब संविधान तभी बन सकता है जब सब लोग एक समर्थन में हो। इन्होंने क्या किया कि सबको मिलाना शुरू किया, किसान को किया, मजदूरों को किया, और डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ समाजवादी क्रांतिकारियों के साथ मिलकर इन्होंने एक संविधान की रचना कर दी। रूसी साम्राज्य के तहत उन्होंने राष्ट्रवादियों जैसे पोलैंड में और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थन, जदीदियों, मुस्लिम बहुल इलाकों में का भी समर्थन मिला। अब इसमें इनको सपोर्ट मिलने लगा, जो मुस्लिम वर्ग थे वो भी। देखो, रूसी मजदूरों के लिए 1904 का साल बहुत बुरा रहा, एकदम मतलब उनकी हालत बड़ी ख़राब चली गई थी। क्यों? ज़रूरी चीज़ों की कीमतें इतनी तेज़ी से बढ़ी कि वास्तविक वेतन में 20% तक की गिरावट आ गई। जो उनकी सैलरी थी, ठीक है ना, वो 20% कम हो गई, और जो खाने के सामान था जैसे ब्रेड वगैरह रही थी, वो सारी चीज़ें महंगी होने लगी। अब उस इंसान का क्या हाल होगा जिसकी सैलरी की इनकम डाउन होती जाए और महंगाई बढ़ती जाए। तो वो अभी अभी गाना जो चल रहा है ना, कौन सा, महंगाई डायन खाई जाते हैं, ऐसे कुछ, ठीक। तो 1904 में इनका हाल बहुत बेहाल हो गया था। उसी समय मजदूर संगठनों की सदस्यता में भी तेजी से वृद्धि हुई। अब मजदूर संगठन जो थे, ग्रुप थे, वो भी बढ़ने लगे बहुत तेजी से, क्योंकि उनकी सैलरी नहीं बढ़ रही और यहाँ भुखमरी आ रही है, घर में आटा नहीं है, दाल नहीं है, राशन नहीं है, बहुत सारी चीज़ कमी है। हर शहर में रहने वाला इंसान लखपति करोड़पति नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे गांव देहात के लोग होते हैं, शहर में जो रह रहा होता है तो उसको यही सोच रहे होता है, अरे शहर में रह रहे हो तब तो पैसे वाले हो तुम, है ना। ऐसा कुछ नहीं होता। शहर में रहने वाले, उससे पूछो राशन कार्ड ना हो तो शायद महीने का राशन ना मिले उसे खाने के लिए, ठीक। इतनी समस्याएं होती हैं उसमें। शहर में बच्चों को पढ़ाना होता है, पालना होता है, नए नए फैशन होते हैं, उनके सारा चीज़ देखना होता है। शहर में हो, तुम्हारे घर में टीवी नहीं है तो गरीब हो समझो, वो मानसिक गुलामी है। घर में टीवी नहीं हो समझो सबसे अमीर हो, क्योंकि बच्चा पढ़ेगा तब, नहीं टीवी चला चला के बैठेगा, फालतू का टाइम बर्बाद है कि नहीं। ये सारी चीज़ें लोग नहीं समझते हैं। कहते हैं कि शहर में लोग रह रहे हैं तो समझो बस कमाई है इनके पास, खूब पैसा लूट रहे हैं, ठीक। जब 1904 में ही गठित की गई असेंबली ऑफ द रशियन वर्कर्स, एक बार और फिर फैक्ट्री इसमें गठित हो गई, कि 1904 में ही गठित हो गई असेंबली, नई असेंबली गठित हो गई। कौन सी? असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, रूसी श्रमिक सभा मीटिंग हो गई, एक और बैठक हुई। वर्कर्स के 4 सदस्यों को पुतिलोवा आर्यन वर्कर्स में उनकी नौकरी से हटा दिया गया था। मतलब जो लोहे के काम करने वाले फैक्ट्री में लोग थे उनको वहाँ से हटा दिया गया था। कहाँ से? कंपनी से। कहा नहीं चलो हमारे पास क्या है, काम नहीं है, महंगाई बहुत है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम तुम्हें हटा रहे हैं। जैसे बीच में लॉकडाउन में हुआ था, हजारों लगभग लेबर्स को निकाल दिया गया था। कहा हम तुम्हारी सैलरी नहीं दे पाएंगे, भाई तुम अपना कहीं व्यवस्था कर लो, हमारा खुद दिवालिया निकला हुआ है। और जाहिर सी बात है, जब इंसान का दिवालिया निकल गया हो तो बेचारा देगा कहाँ से सैलरी? उसकी इनकम ही ग्रोथ नहीं हो रही, वो कमा ही नहीं रहा तो बेचेगा क्या, ठीक है। तो मजदूरों ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया। अगले
कुछ दिनों के भीतर सेंट पीटर्सबर्ग में 1,10,000 से ज़्यादा मजदूर काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाने, वेतन में वृद्धि और कार्य स्थितियों में सुधार की मांग करते हुए हड़ताल पर बैठ गए। 1,10,000 मजदूर, ठीक है, हड़ताल पर बैठ गए कि क्या किया जाए, वेतन बढ़ाया जाए, काम के घंटे कम किए जाए और हड़ताल जो सुधार है कार्य की स्थिति वो सही की जाए। इसी दौरान जब पादरी गैपॉन के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस, जार का महल का क्या नाम है, विंटर पैलेस के सामने पहुंचा तो पुलिस और कॉसैक ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। ठीक है ना, वहाँ के जो पुलिस थे और जो वहाँ के कर्मचारी थे उन्होंने मजदूरों पर हमला बोल दिया। इस घटना में 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 घायल हो गए। 300 मजदूर घायल हो गए और 100 मारे गए। उन्होंने हमला जब कर दिया, भगदड़ मच गया होगा। भगदड़ मचने में कोई जो गिरा तो वो गिरा ही रह गया, उठा ही नहीं ज़िंदगी में दोबारा, और जो बच गया उसके हाथ पैर टूट गए, किसी तरह वो घायल हो गया। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है। अब ये घटना संडे वाले दिन हुई थी तो इसलिए इस घटना को क्या कहा जाता है, खूनी रविवार। इस दिन 100 लोग मारे गए थे, 300 लोग घायल हो गए थे। 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई थी और इसी के बाद लोग क्या हो गए थे, बौखला गए थे और पागल हो गए थे, और तभी से क्या हो गया, ये आंदोलन और सब चीज़ें बढ़ना शुरू हो गई थी। सारे देश में हड़ताल होने लगी। जब नागरिक स्वतंत्रता के अभाव का विरोध करते हुए विद्यार्थी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करने लगे तो विश्वविद्यालय भी बंद कर दिए गए। अब स्टूडेंट्स ने क्या किया, स्कूल छोड़ दिया। अब जैसे तुम्हारे कॉलोनी में कोई आतंक मच गया, तुम सब ने क्या किया, स्कूल छोड़ दिया, नहीं जाएंगे स्कूल, बंद करो स्कूल। ठीक, अब हम क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। अब स्कूल, फिर जब बच्चे ही नहीं जा रहे तो स्कूल क्या खोल के क्या करेंगे, पापड़ थोड़ी ना बेचेंगे स्कूल में। ठीक, स्कूल भी बंद कर दिए, विश्वविद्यालय बंद हो गए। ऐसे सारे लोग, शिक्षक वर्ग क्या हो गया, समर्थन में आ गया, आंदोलन करने लग गए। अब इसमें कौन कौन आ गए, वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और अन्य मध्यवर्गीय कामगारों ने संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ द यूनियस की स्थापना की थी। संविधान की डिमांड करते हुए उन्होंने यूनियन ऑफ द यूनिस की डिमांड कर डाली। यूनिस, अब क्यों, संविधान होगा तो सबके लिए होगा, है कि नहीं। संविधान किसी एक के लिए नहीं होता, सबके लिए समान होता है। संविधान सबके लिए समान होगा और राजतंत्र जो चलेगा सिर्फ राजा के, उसमें राजशाही होगी, राजा का कार्यभार चलेगा। इसमें कुछ नए शब्द हैं जैसे निरंकुश राजशाही, राजा का बिना रोक टोक शासन, और जदीदी रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम सुधारवादी, वास्तविक वेतन। यह इस बात का पैमाना है कि किसी व्यक्ति के वेतन से वास्तव में कितनी चीज़ें खरीदी जा सकती है। मतलब 10,000 है और महंगाई के खरीदने जाए तो 10,000 की कमाई में 20,000 का बिल बन जाता है। ठीक, तो वो वास्तविक वेतन के हिसाब से पता कि कितना वो अपनी एक सैलरी में कितना खरीद पाता है। उससे पहले वो 5 किलो आटा खरीदता था और खाता था सारा सामान लेके, आज की सैलरी में वो 2 किलो आटा खरीद रहा है। जैसे पेट्रोल की बात की जाए, गैस की बात की जाए, है, आज जितने का सिलेंडर आता था वो पीछे टाइम में 2 बार सिलेंडर भरा लिया जाता था। 1100-1200 का सिलेंडर है और पहले हम 500 में भरा लेते थे, 300 में, 250 में, ऐसे सिलेंडर आया करते थे। ठीक, उतने में आज तो 3-4 बार सिलेंडर आ जाते, लेकिन आज वो सिलेंडर एक नहीं आता है। पेट्रोल 100 रुपये का 1 लीटर है, 100 रुपये में 2-2 लीटर भरा लिया करते थे कभी कभी। तो ये सब क्या है, महंगाई है। वास्तविक सैलरी में तनख्वाह उतनी है, महंगाई भागी जा रही है। जहाँ हम 2 रोटी खाते थे वहाँ हम 1 रोटी खा रहे हैं। समस्या बढ़ गई है। आगे चलते हैं। 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा के गठन का पर अपनी सहमति दे दी। अब इतना जब होने आंदोलन चलने लगे तो जो राजा था वो डर गया, जार जो था वो डर गया। जार ने क्या कहा कि ऐसा है, ठीक है, तुम संसद चाहते हो, तुम्हें हम परामर्शदाता जो संसद है वो हम करेंगे, ड्यूमा के गठन पर उसने अपना क्या सहमति जारी कर दी। ठीक है, मैं सहमत हूँ, तुम बना लो। क्रांति के समय कुछ दिनों तक फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड यूनियनें और फैक्ट्री कमेटियां भी अस्तित्व में रहीं। अब इसमें क्या, यूनियन में बहुत सारी फैक्ट्री कंपनियां भी आ गई। 1905 के बाद ऐसी ज़्यादातर कमेटियां और यूनियनें अनधिकृत रूप से काम करने लगी।
क्योंकि उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। जो काम करती थी फालतू की थी, जिनको मतलब कंपनी नहीं प्रमाणित करती थी, उन्हें गैर कानूनी और उन्हें बंद कर दिया गया, भंग कर दी गई। कौन सी? संगठन को। जैसे मजदूरों का अलग अलग संगठन बन गया, एक को देख के 2-4 लोगों ने अपना ग्रुप बना लिया। जैसे नहीं, जहाँ लोग रहते हैं कुछ ईर्ष्या रखते हैं एक दूसरे से, तो ऐसे ईर्ष्या रखने वाले लोगों को क्या किया गया, कुछ ने अपना संगठन बना लिया, कुछ ने अपना ग्रुप बना लिया, कुछ ने अपना, और जो उसमें रजिस्टर्ड ग्रुप था वही सही चलता रहा। बाद में जब संविधान बना तो जो फालतू के बने लोग थे उनको भंग कर दिया गया, निरस्त। राजनीतिक गतिविधियों पर भारी पाबंदी लगा दी गई। राजनीतिक गतिविधियों पर क्या किया गया? भारी पाबंदी लगा दी गई। जार ने पहली ड्यूमा को मात्र 75 दिन के भीतर ही पुनर्निर्वाचित और दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के भीतर ही बर्खास्त कर दिया। 75 दिन में जो संसद थी उसको निरस्त कर दिया। फिर दोबारा बनी, बैठक चलने लगी तो उसे 3 महीने में निरस्त कर दिया। मतलब वो चाहता ही नहीं था कि उसके खिलाफ शासन चले, उसके मर्जी के अनुसार शासन चले, उसके मर्जी के खिलाफ शासन वो नहीं चाहता था कि मैं जो बोलूं वो ना करके सब मेरे खिलाफ आंदोलन करे, तो वो नहीं चाहता था, उसके मर्जी की बात नहीं हो रही थी, तो इसलिए उसने बर्खास्त कर दी। वह किसी तरह की जवाबदेही या अपनी सत्ता पर किसी तरह का अंकुश नहीं चाहता था। उसने मतदान कानूनों में फेरबदल करके तीसरी ड्यूमा की रूढ़िवादी राजनेताओं को भर डाला। अब इलेक्शन में घपला कर दिया, वोटिंग हुई, उसमें वोट को इधर अदल बदल करके क्या किया, अपने जो रूढ़िवादी लोग थे उनको भर दिया। अब जो वो जो कहता था वही वो करते थे, ठीक, जैसे करप्शन करवा दिया। उदारवादियों और क्रांतिकारियों को बाहर रखा। जो समाज के लिए परिवर्तन चाहते थे उन्हीं को उठा के क्या किया, बाहर फेंक दिया। अब उनकी कोई चलने वाली नहीं थी, और वही रूढ़िवादी थे, रघुकुल रीत वाली कहानी, वही पुरानी विचारधाराओं को लेकर चलने वाले थे। राजा जो कहता था वही करते थे और उनकी बातें नहीं सुना करते थे। इसलिए अब जो क्रांतिकारी लोग थे, उदारवादी लोग थे, अब ये फिर और भड़क जाते हैं, ठीक। अब ये क्या होता है, जो अभी तो सिर्फ क्रांति हुई थी, लेकिन अब ये वो रूप कहाँ से ले लेता है, प्रथम विश्व युद्ध का, फर्स्ट वर्ल्ड वार। यहीं से इनकी कहानी फर्स्ट वर्ल्ड वार की शुरू हो जाती है, ठीक। तो अगली हेडिंग हमारी है 2.5, पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। जब पहला विश्व युद्ध उसमें हो रहा था तो उस समय जो रूसी साम्राज्य था उसमें क्या घटना घट रही थी, क्या स्थिति थी, उसके बारे में हम जानते हैं। 2.5 पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। 1914 में 2 यूरोपीय संगठनों के बीच युद्ध छिड़ गया था। यूरोप के 2 संगठन जो थे उनमें युद्ध छिड़ गया था आपसी, और यूरोप 2 खेमे में था। एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की केंद्रीय शक्ति के थे, तो दूसरे खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन व रूस। बाद में इटली और रोमानिया भी इस खेमे में शामिल हो गए थे। इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, इसलिए यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया था। जब बाहर के देश जो यूरोप के थे, जुटे हुए थे, उसके साथ मिल गए थे, तो युद्ध यूरोप में नहीं, यूरोप से बाहर भी फैलना शुरू हो गया था। बाहर से जो लोग आए थे वहाँ पे भी जा रहे थे, वो हमला करना शुरू कर रहे थे। हमारे सपोर्टर हैं तो वहाँ से वो लाठी डंडा लेके नहीं, मिसाइल छोड़ना शुरू कर दिए थे। इसी युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा गया। मतलब विश्व के कई देश इसमें शामिल हो गए, तो इसलिए इसको वर्ल्ड वार, विश्व युद्ध कहा गया। अभी तक सिर्फ 2 विश्व युद्ध हुए हैं, तीसरा होने की संभावना थी बट रुक गया। यूक्रेन और रूस वाला चल रहा था तो सोचा हो जाएगा, नाटो अगर उसमें लग गए होते तो शायद हो जाता। इस युद्ध को शुरू में रूसियों का काफ़ी समर्थन मिला। जनता ने जार का साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, जार ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया। युद्ध जैसे लंबा खिंचता गया, उसने उनके जो नेता मंत्री थे उनसे समर्थन लेना छोड़ दिया था, ठीक है ना। हाँ, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया तो उसने अपने पार्टियों के लोगों से सलाह लेना छोड़ दिया। इसके प्रति जन समर्थन कम होने लगे। जब लोगों से वो सलाह नहीं लेने लगा तो क्या हुआ, लोग उसको सपोर्ट नहीं करने लगे, कह रहे हैं अपने मन की कर रहा है, हट जाओ, हट गए। जर्मनी विरोधी भावनाएं दिनों दिन बलवती होने लगी। मतलब जो लोग थे जर्मनी के वो विरोध करने लगे और ज़्यादा जनसंख्या बढ़ने लगी, विरोध करने लगी। जर्मनी विरोधी भावनाओं के कारण ही लोगों में सेंट पीटरबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया था, ठीक है ना। उनकी जो मतलब विरोध करने लगे थे, उन्होंने क्या किया, इस विचार से जो सेंट पीटरबर्ग था उसका नाम बदल के पेट्रोग्राद कर दिया था, ठीक।
कर दिया था, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन नाम था। अब जर्मनी से वो विरोध करने लगे थे, तो इसलिए उन्होंने उसको बदल के पेत्रोग्राद कर दिया था। जरीना जो थी वो जार की पत्नी, महारानी राजा की जो पत्नी थी, अलेक्जेंड्रा के जर्मन मूल का होने और उसके घटिया सलाहकारों, अब जो ये महारानी थी वो कहाँ थी, जर्मन की थी। ठीक, अब ये तो जर्मन से नफरत करते थे, तो उससे क्यों नहीं करते नफरत, और कहते इसका सलाहकार घटिया हैं, ये क्या चाहते हैं, हमारे देश को बर्बाद करना चाहते हैं। तो खास तौर पर इस रासपुतीन नामक एक सन्यासी ने राजशाही को अलोकप्रिय बना दिया। जो सन्यासी था उसने राजशाही को क्या किया, अपनी सलाह दे देकर अलोकप्रिय कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व मोर्चे पर चल रही लड़ाई पश्चिमी मोर्चे के लड़ाई से भिन्न थी। प्रथम जो पूर्वी मोर्चा था और जो पश्चिमी, दोनों में अलग अलग लड़ाइयां चल रही थी। पश्चिम में सैनिक पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों से लड़ रहे थे, जबकि पूर्व मोर्चे पर सेना ने काफ़ी बड़ा फासला तय कर लिया था। वो खाई में चले गए थे और जो पूर्वी वाले लोग थे वो काफ़ी फासला कवर कर लिए थे, काफ़ी अंदर तक दूसरे देश में जा चुके थे। इस मोर्चे पर बहुत सारे सैनिक मौत के मुंह में जा चुके थे। अब जब ज़्यादा कब्जा करेंगे तो मरेगा भी बहुत लोग। सेना की पराजय ने रूसियों का मनोबल तोड़ दिया। जब सेना हारने लगती है ना, तो जो और सारे जो लोग होते हैं उनका मनोबल टूटने लगता है कि हम और ज़्यादा आगे जा पाएंगे, मतलब हाँ, उनकी एकदम हिम्मत घटने लग जाती है। 1914 से 16 के बीच जर्मन और ऑस्ट्रेलिया में रूस सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी। जो 1914 से 16 का जो युद्ध चला था उसमें जर्मन और ऑस्ट्रेलिया में रूसी सेनाओं को क्या है, हार झेलनी पड़ी थी काफ़ी। 1914 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। 1914 में 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। पीछे हटती हुई रूसी सेना ने रास्ते में पड़ने वाले फसलों और इमारतों को नष्ट कर डाला, ताकि अब जो पीछे हटने लगे, अब जब रूस हारने लगी तो पीछे हटने लगे। जब पीछे ये हटने लगे तो इन्होंने क्या किया, रास्ते में आई सारी फसल को जला दिया, बिल्डिंगों को तोड़ दिया। क्यों? कि उनके सैनिक जब आएंगे आगे बढ़ के तो उन्हें रहने के लिए जगह ना मिले, खाने के लिए राशन ना मिले, जंगल में कहाँ बसेंगे, वो भी सुनसान बंजारे में, बंजर में। दुश्मन की सेना वहाँ टिक ही नहीं ना सके। फसलों और इमारतों के विनाश से रूस में 30 लाख से ज़्यादा लोग शरणार्थी हो गए थे। वहाँ के लोग, जो लोग थे वहाँ पे जो बॉर्डर पे रहते थे, वो लोग क्या हो गए, शरणार्थी बन गए। मतलब एक तरह से इंग्लिश में रिफ्यूजी कहते हैं, ठीक है ना, दूसरी जगह से आए हुए, दूसरी जगह पे वो रह रहे हो, तो दूसरे देश से आके दूसरी जगह पे रहने लगे। अब उसके जहाँ तक उन्होंने कब्जा किया था वहाँ तक जला दिया, तो वो लोग इधर आ गए समर्थन में, रूस में। जब रूस को समर्थन करने तो खाने भी रूस में ही आएंगे, है कि नहीं? तो यही हुआ, वो आके यहाँ शरणार्थी हो गए, रिफ्यूजीज। इन हालात ने सरकार और जार दोनों को अलोकप्रिय बना दिया। अब इस हाल में क्या हो गया, सरकार जो राजा से भी अलोकप्रिय हो गई और लोगों से भी। सरकार, सिपाही भी युद्ध से तंग आ चुके थे, लड़ते मरते बेचारे वो भी थक चुके थे। अब वे लड़ना नहीं चाहते, तो उन्होंने हथियार कहते बस लड़ाई बंद करो, हद हो गई लड़ाई की, और वो भी इस चीज़ को नहीं लड़ना चाहते थे। यहाँ पे ये सारे जो सैनिक हैं, देखो इतने सारे सैनिक हैं, ये पिक्चर में देख सकते हो, ये सारे हैं, कुत्ता भी इसी में है, यहाँ बॉक्स में देख सकते हो। पहले विश्व युद्ध के दौरान रूसी सिपाही शाही रूसी सेना और रूसी स्टीम रोलर कहा जाता था। रूस की जो शाही सेना थी स्टीम रोलर कहा जाता था। यह दुनिया की सबसे बड़ी सशस्त्र सेना थी। जब इस सेना ने अपनी निष्ठा बदल कर क्रांतिकारियों को समर्थन देना शुरू कर दिया तो जार की सत्ता भी ढह गई। अब इन्होंने क्या किया कि राजा का समर्थन छोड़ के क्रांतिकारियों का सपोर्ट कर दिया। अब इतनी बड़ी सेना थी, वर्ल्ड की नंबर 1 सेना थी, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या किया, जो क्रांतिकारी लोग थे उनको सपोर्ट किया, राजा को भाड़ में जाओ, राजा का समर्थन नहीं किया, क्योंकि राजा के खिलाफ हो गए थे सारे पीर। अब लोगों के, अपने लोगों के तरफ इन्होंने कार्यक्रम कर दिया। युद्ध से उद्योगों पर भी बुरा असर पड़ा। रूस के अपने उद्योग तो वैसे ही बहुत कम थे, अब तो शहर से मिलने वाली आपूर्ति भी बंद हो गई। अब उनके तो उद्योग खुद ही कम थे और शहर से भी जो खाने पीने की चीज़ें थी वो भी बंद हो गई। बाल्टिक समुद्र से जिस रास्ते से विदेशी औद्योगिक सामान आते थे उस पर जर्मनी का कब्जा हो चुका था। यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले रूस के औद्योगिकी उपकरण ज़्यादा तेज़ी से बेकार हो रहे थे, ठीक है। जर्मनी के मुकाबले, यूरोप के मुकाबले क्या है कि रूस के कंपनियां क्या हो गई, बंद पड़ गई थी।
1916 तक रेलवे लाइन टूटने लगी। अच्छी सेहत वाले मर्दों को युद्ध में झोंक दिया गया। देश भर में मजदूरों की कमी पड़ने लगी और ज़रूरी सामान बनाने वाली छोटी छोटी वर्कशॉप ठप होने लगी। ठीक है, ज़रूरी सामान बनाने वाले जो वर्कशॉप हैं वो सब ठप होने। ज़्यादातर अनाज सैनिकों का पेट भरने के लिए मोर्चे पर भेजा जाने लगा। अब जो सैनिक लड़ाई करने जा रहे थे उनका भी पेट भरना था, इसलिए ज़्यादातर अनाज उन्हें भेजा जाने लगा। शहरों में रहने वालों के लिए रोटी और आटे की किल्लत पैदा हो गई। 1916 में सर्दियों में रोटी की दुकानों पर अक्सर दंगे होने लगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आटा नहीं था तो रोटी कम मिलती थी, और रोटी जो कि वो भी महंगी हो गई थी, कम पैसे जिसके पास है वो खाने को नहीं मिलता था। सब बहुत ज़्यादा लाचार हो गए थे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति, अभी हमने अक्टूबर की पढ़ी थी, इसमें बीच में थोड़ी बहुत थी, और रूस में क्रांतियाँ शुरू हो गई थी। अब हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे वीडियो में कि पेट्रोग्राद में फरवरी की क्रांति। पार्ट वाइज सारी वीडियो बनेंगी। ठीक है, थर्ड पार्ट है तो एक वीडियो पूरी बन जाएगी। ठीक है, ऐसे पार्ट वाइज पढ़ेंगी तो जिससे आराम हो जाएगा, पढ़ने में भी आसान रहेगा। ठीक, ओके, बाय स्टूडेंट्स।